नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। यहां दोनों ही चुनावों को लेकर लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में 1 जून को ही वोट डाले जाएंगे। साथ ही हमीरपुर सीट के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए दिलचस्प लड़ाई होगी। यह रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर सीट पर किसका राज तिलक? क्या फिर खिलेगा कमल? कायम रहेगा बीजेपी का कब्जा? किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? हिमाचल प्रदेश भले ही खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये काफी हॉट सीट के तौर पर देखा जाता है। दरअसल लोकसभा की हमीरपुर सीट हमेशा से ही हॉट सीट मानी जाती रही है। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट पर पिछले 8 बार से बीजेपी का कब्जा है। साल 2008 में हुए उपचुनाव में अनुराग ठाकुर को जीत मिली, जिसके बाद से अनुराग ठाकुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को 68,26,092 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 28,31,020 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार को 39,95,072 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। जी हां, भारत में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है और जिस तरह से नारी शक्ति का वंदन भी हुआ और आरक्षण भी मिला, भारत ने चंद्रयान मिशन से लेकर G20 में नए आयाम स्थापित किए, ग्लोबल अलायंसेस खड़े किए और भारत को एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया। देश में सियासी माहौल है और हिमाचल प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी दोनों के लिए हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र काफी अहम है, क्योंकि जिन 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रही हैं, उनमें से 4 सीट इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजेंद्र राणा सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल बट्स, चैतन्य शर्मा गगरेट, देवेंद्र कुमार भुट्टो कुटलहर। विधानसभा की ये 6 सीट कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हो गई। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से राज्य सरकार का भी फैसला होगा, क्योंकि 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के साथ 68 सदस्यीय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सहित पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। विधानसभा में 25 सदस्यों वाली बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। अनुराग ठाकुर मैदान में है। मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास 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 इसी मुद्दे पर जाने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व पर 5वीं बार सांसद और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि यहाँ से हमारे सांसद माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि ना कि हमीरपुर क्षेत्र के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श सांसद हैं, जो एक आम जनमानस से जुड़े हुए ऐसी शख्सियत है जो हर गरीब से गरीब, आम से आम आदमी के साथ उनका मिलना जुलना है और सबका दुख दर्द वो जानते हैं। तो इसलिए वो हमारे हमीरपुर के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के आदर्श सांसद जिनको मैं मानता हूँ। खाली हुई ये 6 सीट सरकार गिरा सकती है या बना सकती है, क्योंकि सदन में बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी बागियों ने बीजेपी उम्मीदवारों को हरा दिया था। वहीं इन सीट पर कांग्रेस को नए उम्मीदवारों की तलाश करनी होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। वहीं राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है।
हिमाचल के सियासी हालात पर भी इस दौरान रिपोर्ट ले सकती हैं। वहीं सीएम सुक्खू भी उनके साथ ही शिमला पहुंचे। वहीं प्रदेश में जारी घटनाक्रम पर सीएम चर्चा करते नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखती नजर आएंगी। वहीं इसी बीच राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल के सियासी हालात पर इस दौरान रिपोर्ट भी ले सकती है। वहीं प्रदेश में जारी घटनाक्रम पर सीएम के साथ चर्चा करती नजर आएंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखती नजर आएंगी। वहीं इसी बीच राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई भी नजर आ रही। हिमाचल के सियासी हालात पर प्रियंका गांधी रिपोर्ट ले सकती है। सीएम सुक्खू भी उनके साथ ही शिमला पहुंचे। वहीं प्रदेश में जारी घटनाक्रम पर सीएम चर्चा करते नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखती नजर आएंगी। वहीं राजनीतिक हलचल इसी बीच बढ़ती हुई भी नजर आ रही। वहीं हिमाचल के हालात पर रिपोर्ट भी ले सकती है। वहीं सीएम सुक्खू भी उनके साथ ही इसी बीच शिमला पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखती नजर आएंगी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। और इसी बीच राजनीतिक हलचल भी बढ़ती हुई नजर आ रही। हिमाचल के सियासी हालात पर प्रियंका गांधी रिपोर्ट भी ले सकती है। वहीं सीएम सुक्खू भी उनके साथ ही शिमला पहुंचे हैं। प्रदेश में जारी घटनाक्रम पर भी इस दौरान सीएम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची हैं। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखेंगे। वहीं इसी बीच राजनीतिक हलचल भी बढ़ती हुई नजर आ रही। हिमाचल के सियासी हालात पर प्रियंका गांधी रिपोर्ट ले सकती हैं। सीएम सुक्खू भी उनके साथ ही शिमला पहुंचे। वहीं प्रदेश में जारी घटनाक्रम पर सीएम चर्चा करते नजर आएंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे मौसम को लेकर जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम को लेकर सामने है। प्रदेश के 8 से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई। वहीं प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना जताई जा रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट इसी बीच जारी कर दिया है। बर्फबारी, बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 8 से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैंने अगले 4 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार पश्चिमी सक्रिय विक्षोभ जो है सक्रिय रहने वाला है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जानकारी जो है वो दी गई है। अगले 96 घंटे तक हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका जो असर है तमाम देश का देखने को मिलेगा। इस तरह का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। इसमें बात करें तो खासतौर पर वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो वहीं मध्य और निम्न इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और तूफान की भी यहाँ पर आशंका जताई गई है। और इसी को लेकर प्रदेश के लगभग 8 से 10 जिलों में जो है येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर बात करें तो इसमें चंबा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा जो बाकी जिले हिमाचल प्रदेश में है 8 के करीब, उन पर जो है खासतौर पर येलो अलर्ट जारी है। खासतौर पर ओलावृष्टि और तूफान के साथ यहाँ पर संभावना जताई गई है बारिश होने की। देखिए मौसम का फर्क निश्चित तौर पर प्रदेश के हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और खासतौर पर अगर बात करें तो
इससे जहाँ एक और पर्यटक एक बड़ी सुखद ये खबर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में होती है तो खासकर पर्यटन बाजार तौर पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर कुल्लू और लाहौल स्पीति की तरफ जो है पर्यटकों की आमद बढ़ती हुई नजर आ सकती है इस मौसम परिवर्तन के चलते। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भी फ्रूट होने वाला है, क्योंकि इसके चलते जो फ्रूट बेल्ट है उसका जायका बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी जो ताजी किस्में हैं, खासतौर पर जो एप्पल के अलावा जो उसकी फसलें हैं, खासतौर पर आलू है, पीच है, एप्रिकॉट है, यानी खुमानी है, इस तरह की जो भी फसलें हैं उनका फ्लावरिंग सीजन अब शुरू होने को है। तो ऐसे में अगर इस वक्त ओलावृष्टि और बारिश की जो संभावना रही अगर ये होती है तो निश्चित तौर पर इसका बुरा प्रभाव यहाँ की फल मार्केट पर पड़ेगा, खासतौर पर खुमानी और जो स्टोन फ्रूट है उन पर यहाँ पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के 8 से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, तमाम जानकारी के लिए। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं तो इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा को मुख्य वजह बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, केवल पार्टी फंड के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। डिस्कस हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे उसमें उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो फील्ड में ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा और हम आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। और मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इससे पहले चिट्ठी के माध्यम से राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को भी अज्ञात लोगों ने धमकी दी थी। धमकी भरा यह पत्र राजेंद्र राणा के कार्यालय में आया है, जबकि अज्ञात व्यक्ति ने मंगलवार शाम अभिषेक राणा को फोन कर धमकाया था। धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति ने अभिषेक को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, जिसकी शिकायत अभिषेक राणा ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण है, प्रदेश की जनता जानती है कि देश में और प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। उसी के रहते कल मैं लोगों के बीच में अपने निवास पर लोगों से मिल रहा था और शाम को लगभग 6 बजे एक फ़ोन आया और उसमें धमकी देने वाला वो फ़ोन था। वो लगभग 20 सेकंड का कॉल था और चेतावनी दे रहे थे वो फ़ोन पे। जब मैंने पूछा उनसे कि कौन महानुभाव बोल रहे हैं तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चेतावनी दी कि जो प्रकरण है उसे बंद कीजिए, पिताजी को समझाइए, बाकियों को समझाइए, नहीं तो सबके लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय मैंने ये जो फ़ोन आने के बाद कुछ देर बाद थाने में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन सुजानपुर, वहाँ पे कंप्लेंट वर्बली जो है वो दर्ज करवाई और मुझे शाम को ही पता लगा जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से कि कुछ जो चिट्ठियाँ आई उसमें से एक ऐसी भी चिट्ठी थी जिसमें आदरणीय राणा जी का नाम और आदरणीय सुधीर शर्मा जी का नाम था और उन दोनों को चेतावनी दी गई है उस चिट्ठी में कि आप ये जो संपर्क कर रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाया हुआ है इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है।
पिछले कल थाना सुजानपुर में लगभग 7:15 बजे एक सूचना टेलीफोन के द्वारा प्राप्त हुई है कि उनको कोई धमकी मिली है, जिसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक तो मौखिक शिकायत तो उन्होंने फोन के द्वारा दर्ज करवाई है। हम दूसरा पक्ष सुनेंगे, दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे कि जिसने भी फोन किया है कि उन्होंने किस उद्देश्य से वो कॉल किया था। अगर इसमें सच्चाई पाई जाएगी तो जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाकी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से नई नई योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिससे आगामी समय में क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। यह कदम कांग्रेस पार्टी ने इसलिए उठाया है कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, जिस वजह से उन लोगों को उनके पदों से हटाया गया है और इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेज दी गई है। वहाँ पे कुछ बयानबाजी जो थी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कुछ लोग कर रहे थे, वो अपने जो पद था उसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो मैंने उनको सुजानपुर में जाकर आपके माध्यम से ये कहा कि कृपया करके आप जो बातें हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि मीडिया में जाए या जनता के बीच में ऐसी बातें लेकर जाए कि जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या सरकार जो है वो बात नहीं सुन रही है, या वो सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे थे, ऐसी बातें बोल रहे थे। तो मैंने कल जब ऐसी बात आई तो उसी दौरान जो है मैंने एक अनुशासन कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन तेजनाथ जी बनाए। तो उनकी रिपोर्ट आई कि ऐसे लोग जो है वो बार बार जो है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हमने उस रिपोर्ट के तहत जो है वो जो ऐसे लोगों को जो वो पदमुक्त कर दिया है, जो सुजानपुर के खासकर जिला के पदाधिकारी भी थे, ब्लॉक के पदाधिकारी भी थे, तो उनके लिए हमने पदमुक्त करने का जो वो नोटिस निकाल के जो है वो लेटर भेज दिया है और उसको अनुमोदन करके जो है वो हमने हाईकमान को शिमला भेज दिया। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में नया मोड़ आया है। बंबर ठाकुर ने जेल में बंद हमलावरों पर और ज्यादा संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें नशा तस्कर बताया है। बंबर ठाकुर ने कहा कि जब से दोनों हमलावर जेल में बंद हैं, तब से जिले में नशीला पदार्थ मिलने के मामलों में भारी गिरावट आई है। लिहाजा उन्होंने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप देख रहे हैं कि 23 तारीख से लेकर के 23 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ था पिछले महीने, 23 से लेकर आज तक एक भी नया केस जो है चिट्टा पीने वालों का या पुलिस के पास कोई ऐसा केस नहीं आया है। तो इससे साफ होता है, साबित हो जाता है कि जो चिट्टा बेचने वाले लोग थे, जिनको संरक्षण प्राप्त था, जिसके नेता के संरक्षण में वो भी चिट्टा बेच रहे थे, जिस दिन से वो जेल में हैं उस दिन से लेकर के आज तक कोई नया केस नहीं आया। और जिस दिन से वो नशेड़ियों का सरदार 6 MLA की चौकीदारी कर रहा है दिल्ली के अंदर, उस दिन से लेकर के आज तक यहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और जनता जो है सब कुछ देख रही है। तो अब ये जांच का विषय है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है और हरियाणा से लोग आए और ये लोग उनके बीच में शामिल थे, उनको आखिर कौन लेकर के आया है, ये आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से पता चल पाएगा। विश्वविख्यात ट्रैकिंग स्थल त्रियोण में विदेशी पर्यटक के गुम होने की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बता दें कि त्रियोण से लेकर स्नो लाइन तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लापता विदेशी पर्यटक की तलाश की, लेकिन कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगी। जानकारी के अनुसार सोमवार को व्यापार मंडल मैक्लोडगंज के प्रधान ने सूचना दी थी कि एक विदेशी त्रियोण जाने के लिए टेंट के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद उस विदेशी का कोई पता नहीं चल पाया। कल हमें सूचना मिली थी व्यापार मंडल के जो मैक्लोडगंज के प्रधान है, उन्होंने बताया था कि कोई एक फॉरेनर जो है वो त्रियोण में जो है टेंट्स के बारे में पूछ रहा था और एक ट्रूप भी जा रहा था। उसके बाद वो फॉरेनर का पता नहीं लगा है। तो तुरंत ही जैसे हमें सूचना मिली है उसके बाद जो मैक्लोडगंज थाने की टीम है, साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम ऊपर भेज दी गई थी। कल ही वो लोग त्रियोण पहुंच गए थे। आज मॉर्निंग से सर्च ऑपरेशन जारी है। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसे मिला नहीं है। साथ ही इसमें थोड़ा सा भी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम पता जो है अभी पुलिस को मालूम नहीं है, उसके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं।
पूना के लता मंगेशकर कला केंद्र में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हिमाचल उत्सव कार्यक्रम का समापन हो चुका है। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले दिन कार्यक्रम में 10 जिलों के प्रतिभागियों के दलों ने भाग लिया, तो वहीं दूसरे दिन प्रतिभागियों ने सुंदर वेशभूषा में अपनी संस्कृति की प्रस्तुति दी। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे संयुक्त निदेशक मंजीत शर्मा ने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। आप सबको पता है कि 3 दिवसीय आयोजन हुआ, तो आज तीसरा दिन था। आज हमारा समापन समारोह है, जिस समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक भाषा संस्कृति विभाग मंजीत शर्मा जी होंगे और जो लोक संगीत प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी हैं उनको 31,000 की राशि जो उनके अकाउंट में आरजीएस के माध्यम से आएगी और स्मृति चिन्ह उनको प्रदान किया जाएगा। कितने तो 10 जिलों के कलाकार थे, जिसमें एक दल में 20 से 22 लोग थे और आज जो लोक संगीत प्रतियोगिता है उसमें एक जिले से 8 प्रतिभागी आए हुए हैं, तो 12 जिलों के 8 प्रतिभागी, लगभग आप मान लो कि 100 से ऊपर प्रतिभागियों ने भाग लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।